हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ा था, एलर्जी के बारे में पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स का नाम आप सबने सुना होगा। एड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या होता है, उसका वायरस कैसा होता है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस कैसे ह्यूमन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद वायरस एंटर करने के बाद क्या करता है और उसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट अगर है तो क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले आता है फुल फॉर्म। बहुत सारे लोग अभी भी फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, तो इसको याद कर ले। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, डिजीज नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मींस इसकी जो सिम्टम्स है वो बहुत सारी डिजीजेस वाले हैं। ठीक है, तो एड्स जब होता है किसी इंसान को तो उसका इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। आप समझिए, एक शहर में से पूरे पुलिस वाले हटा दिए, सारे सिक्योरिटी वाले हटा दिए, तो क्या होगा? सिर्फ एक ही बदमाश लूटपाट करेगा, एक ही चोर चोरी करेगा? नहीं, सारे चोर चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में से इम्यून सिस्टम निकल जाता है तो बहुत सारे डिजीज, एड्स तो आया, एड्स ने आके इम्यून सिस्टम हटा दिया, तो अब टाइफाइड भी आ गया, ट्यूबरक्लोसिस भी आ गया, निमोनिया भी आ गया, सब आ गए अंदर। इसलिए इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, कौन कॉज करता है? कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम बोलते हैं HIV। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है और HIV का फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद HIV इज अ रेट्रो वायरस विद RNA जीनोम। ये एक रेट्रो वायरस है, मींस इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, DNA नहीं है। ठीक है, जो भी वायरसेस RNA एज जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं उनको हम कॉमनली बोलते हैं रेट्रो वायरस। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम लोग और स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमको समझ में आ गया। HIV का फुल याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है, क्यों उसे हम सिंड्रोम बोल रहे हैं वो याद रखना है। फर्स्ट टाइम जो एड्स का पेशेंट है, फर्स्ट रिपोर्ट जो आया वो अमेरिका में आया इन 1981। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम दुनिया में एड्स कब आया। ठीक है, तो 1981 में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज, मींस बचपन से होगी ऐसा कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो टी हेल्पर सेल्स है, हमने पढ़े थे लास्ट वीडियोस में, कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं, जो बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में, ये हेल्प करते हैं मेमोरी बनाने में किसी एंटीजन की। तो अगर कोई एंटीजन आया और दोबारा आएगा तो उसका मेमोरी रखते हैं। ये इन एड्स वायरस क्या करता है, HIV वायरस क्या करता है, इन टी हेल्पर सेल्स को कम कर देता है, इनको मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स अगर इम्यून सिस्टम के मर जाएंगे, अगर पुलिस वाले ही मरने लगे तो क्या होगा कि पूरा सिस्टम ओपन हो जाएगा, कोई भी आएगा, कोई भी बीमारी करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1981 एट डिजीज कंट्रोल सेंटर एटलांटा। इन इंडिया एड्स का जो पहला केस है इंडिया में हुआ है 1986 में, जो कि चेन्नई में आया। ठीक है, इसके कुछ और भी नाम है। ठीक है, जैसे HCLV ह्यूमन ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, HTLV, LAV, HIV1 मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ठीक है, इसका जो साइज है वो अराउंड 90 to 120 नैनोमीटर एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। HIV2 ये इसके वेरिएंट है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है उसके भी कुछ अलग अलग वायरस है, L स्ट्रेन है, S स्ट्रेन है, वैसे ही HIV के कुछ कुछ वेरिएंट है। इंडिया में जो है वो HIV1 है और अब वेस्ट अफ्रीका में जो है वो HIV2 है। ठीक है, और मोस्टली हम इसको HIV ही बोलते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो सकता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर किसी को एड्स है और उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया गया,
उसने मान लीजिए उसे पता नहीं है उसे एड्स है और उसने ब्लड डोनेट किया, मान लीजिए उसने 1 लीटर ब्लड डोनेट किया, अब उस 1 लीटर में से 50-50 ml 20 लोगों को चढ़ाया गया तो उन 20 लोगों को एड्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर उन्होंने आके डोनेट किया तो ये फैलेगा, ठीक है। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसी तरीके से ये भी फैलता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से ये एड्स नहीं फैलता। ऐसे कोरोना है कि उसके सामने आपने छींक दिया, कोरोना पेशेंट ने एक नॉर्मल आदमी के ऊपर छींक दिया तो कोरोना फैल सकता है, बट एड्स ऐसे नहीं फैलेगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एंड इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजेस, ठीक है। अब अगर आपने किसी का यूज्ड निडल यूज किया, ठीक है, तो हो सकता है, तो इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल जाए आपको इंजेक्शन लगने वाला है तो आप देखिए कि जो डॉक्टर है या नर्स है वो नया निडल निकाल रहा है नहीं, पैकेट को आपके सामने फाड़ा है कि नहीं। अगर आपके सामने पैकेट नहीं फाड़ा है तो आप बोलिए नहीं मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मुझे नया निडल चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में वो निडल को दोबारा यूज करते हैं पैसा बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये टेक केयर करना है कि आप जब भी आपको इंजेक्शन लग रहा है तो वो इंजेक्शन नया है, वो निडल वो सिरिंज वो सारी चीजें नई है, ठीक है, और प्रॉपरली उनको स्टोर किया गया है। ऐसा नहीं कि उसका पैकेट फटा हुआ है और वो ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में ये HIV वायरस जा सकता है। तो अगर मदर को एड्स है और वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसके बच्चे को भी HIV वायरस जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स, ठीक है, इंडिविजुअल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इनको ज्यादा हो सकता है। ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, सिरिंज नीडल जो है वो रीयूज करते हैं या एक दूसरे का यूज करते हैं। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो लोग जिनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है तो वहां चांसेस बढ़ जाता है कि अगर किसी कंटामिनेटेड आदमी का ब्लड चढ़ गया तो HIV हो सकता है। और चिल्ड्रन बोर्न टू इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, ये लोग हाई रिस्क पे रहते हैं HIV होने के। उसके बाद HIV डज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट, किसी से हाथ मिला लिया, उसे गले मिल लिया, ठीक है, वैसे HIV नहीं फैलता। जैसे कोरोना फैल जाता है बट HIV ऐसे नहीं फैलता, ठीक है। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड से ही फैलेगा। इज इट टाइम लैग फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पे याद रखना है। अगर किसी को HIV आज उसकी बॉडी में एंटर किया तो हो सकता है 10 साल तक उसे कोई सिम्टम नहीं आए, 5 से 10 साल तक, कुछ महीनों तक उसे सिम्टम नहीं आए, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद सिम्टम आने लगे। जैसे कोरोना में है, बहुत सारे लोगों को सिम्टम नहीं आ रहे, वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक है। जब उनको टेस्ट कराया तो पता चला कोरोना पॉजिटिव है, बट उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको खांसी भी नहीं आ रही है, जुकाम भी, कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे एसिम्प्टोमेटिक यहाँ पे 10 साल तक रह सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो हम बोल सकते हैं टाइम लैग या इंक्यूबेशन पीरियड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस है जो कि लेंटिवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। इसके कोर में, ये जो कोर है इसमें 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। 2 RNA होंगे अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगी और एक प्रोटीएज एंजाइम होगी, ठीक है। उसके बाद कोर आल्सो हैज इनर प्रोटीन कोट, ठीक है। ये जो कोट है ये वाला, ये हमको दिख रहा है P24, ठीक है। और ये वाला जो है ऊपर वाला दैट इज आउटर प्रोटीन कोड P18, ठीक है। तो 2 RNA वायरस होंगे जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, ठीक है। एक प्रोटीएज एंजाइम होगी इसके पास, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम का फंक्शन क्या है, RNA से DNA में कन्वर्ट करना जब ये होस्ट के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। कोर इज कवर्ड बाय लिपोप्रोटीन, जब ये जो कोर है उसके ऊपर लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है GP120 एंड GP41, ठीक है। तो GP120 ये है और GP41 ये नीचे वाला है, ठीक है। GP120 has complementary sequence to CD4 receptor present on macrophages and T helper cells, means GP120 वो चाबी है जो T helper cells और macrophages के ऊपर जो CD4 receptors होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे, वो CD4 रिसेप्टर्स पे ये GP120 बाइंड कर सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे HIV कुत्ते को क्यों नहीं होता, HIV बिल्ली को क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके टी हेल्पर सेल पे ये CD4 रिसेप्टर्स नहीं होते या कुछ अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो चाबी और ताला मैच नहीं होगा तो कोई इंफेक्शन होगा ही नहीं।
इसलिए प्लांट इन्फेक्शन जो होते हैं वो ह्यूमन को नहीं होते, ह्यूमन के जो इन्फेक्शन होते हैं प्लांट को नहीं होते, क्योंकि चाबी और ताला मैच नहीं होता। रिसेप्टर्स और उसका जो लिगेंड है, इसको हम बोल सकते हैं लिगेंड, ठीक है, लिगेंड और रिसेप्टर्स बाइंड नहीं कर रहे। बट यहाँ पर GP120 हमारे टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस जो एंटीजेंस को खा जाते थे, बैक्टीरिया वायरस को खा के डिस्ट्रॉय करते थे, उनके ऊपर ही बाइंड कर जाएगा। मींस जो हमारे मेन पुलिस वाले हैं, जो हमारे कमांडोज हैं, उन्हीं को सबसे पहले ही खत्म कर देगा। ठीक है, तो याद रखना है कि CD4 रिसेप्टर्स जो इन सेल्स के ऊपर है, उनके ऊपर कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है? GP120। ठीक है, समझ गए? अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, कि कैसे कैसे ये इन्फेक्ट करता है। HIV एंटर्स इनटू बॉडी, ठीक है, अब ये एंटर करेगा मैक्रोफेजेस के अंदर, GP120 बाइंड करेगा CD4 किस पे प्रेजेंट है? मैक्रोफेज के ऊपर, उसके ऊपर बाइंड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं HIV फैक्ट्री, क्योंकि वहीं पर HIV वायरस अब बन रहा है। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो उसके पास है, वो अपने RNA को कन्वर्ट कर देगा DNA में। ठीक है, अब वायरस का RNA कन्वर्ट हो गया DNA में, अब अपने DNA को वो होस्ट सेल के DNA में जोड़ देगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, ह्यूमन के सेल के DNA के साथ अपना DNA जोड़ दिया, तो ह्यूमन सेल को ऐसा लगेगा वो मेरा DNA है और उसका वो कॉपी बनाने लगेगा। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, अब जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो नए वायरस बनाएंगे। ठीक है, अब HIV एंटर करेगा टी लिम्फोसाइट्स में, टी हेल्पर सेल्स में एंटर करेगा, वहां पे भी रेप्लिकेट करेगा और वायरसेस बनाएगा। ठीक है, अटैक अदर टी हेल्पर सेल्स कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ टी सेल। अब टी सेल्स को ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मारता हुआ जाएगा और सारे टी सेल्स को मार देगा, जिससे नंबर डिक्रीज होएगा। जब टी सेल का नंबर डिक्रीज हो गया, याद रखिएगा बी सेल्स को टी हेल्पर सेल्स की मदद चाहिए एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर टी सेल्स काम नहीं कर रहे तो बी सेल्स भी काम नहीं करेंगे, तो दोनों टी एंड बी सेल्स जो मेन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, दोनों खत्म, तो वीकर इम्यून पावर हो जाएगा। अब उस इंसान का इम्यून सिस्टम बंद हो गया, अब और भी वायरस आ सकते हैं, और भी बैक्टीरिया आ सकते हैं और अपनी अपनी डिजीज उसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा लाइफ साइकिल हो गया HIV का, ये आपको याद रखना है कि कैसे कैसे ये प्रोग्रेस करता है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स क्या है? एसिम्प्टोमेटिक फेज है जो कि 2 से 10 साल का हो सकता है। देयर इज नो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन इन फर्स्ट, so infectivity of patient or activeness of virus is maximum in this period. This period is called as window period. No specific symptoms appear in this phase, so ELISA test is negative in window period. ठीक है, मीन्स इस पीरियड में अगर आप कोई टेस्ट कराने, उसके अंदर HIV है, बट अगर वो टेस्ट कराने जाएगा तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, बहुत कम नंबर में जो है वो उस इंसान के अंदर है। उसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज हो गया एसिम्प्टोमेटिक फेज, सेकंड स्टेज आती है ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, माइल्ड फॉर्म ऑफ HIV। इसमें क्या क्या आएगा? लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। बाउट्स ऑफ फीवर मींस जो है फीवर आएगा रुक रुक के, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, प्रोलंग कफ रहेगा। ठीक है, तो ये माइल्ड सिम्टम्स आने लगे, बट ये सिम्टम्स बाकी डिजीज से भी मैच होते हैं, तो कोई इंसान खुद से नहीं पता कर सकता कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे एड्स हो गया। उसको लगेगा मुझे नॉर्मल कोई सर्दी खांसी हुआ है, ठीक है, तबीयत खराब हो गई है। पेशेंट बिकम फुल्ली इम्यून डेफिशिएंट इन दिस पीरियड, अब इसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स या CD4 काउंट जो है वो लेस देन 200 इंटू 10⁶ पर लीटर चला जाएगा। नॉर्मल जो है वो अराउंड 900 इंटू 10⁶ पर लीटर होना चाहिए, वो 200 से कम हो जाएगा। ठीक है, 900 इंटू 10⁶ पर लीटर ये टी हेल्पर सेल्स होने चाहिए, बट वो 200 से नीचे चला जाएगा, वो बहुत कम नंबर हो गया। नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज फुल ब्लोन एड्स। अब उसको पूरी तरीके से एड्स जो हो चुका है, उसके सारे सिम्टम्स आने लगे हैं। अब क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम खत्म। इम्यून सिस्टम खत्म तो क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगा, कैंडिडियासिस ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, ठीक है, निमोनिया भी हो जाएगा, सोर्स भी हो जाएंगे, कैंसर ऑफ स्किन एंड लिम्फ नोड जिसको कपोसी सार्कोमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। आप सोचिए कि आपको हमारे इम्यून सिस्टम ने
कितनी सारी बीमारियों से वो हरदम बचा रहा है आपको, ठीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ना हो तो ये सारी बीमारियां आपको अभी हो जाए, तुरंत आज के दिन ही, बट हमारा इम्यून सिस्टम इन सारी बीमारियों से हमें कंटिन्यूअस बचा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हो जाएंगी उस इंसान को और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन आर ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अपीयर व्हेन इम्यूनिटी बिकम वीक। ये सारी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हवा में रहते हैं, सरफेसेस के ऊपर रहते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम इनको अंदर घुसने नहीं देता, घुस भी जाते हैं तो मार के भगा देता है। बट जब इम्यून सिस्टम ही काम करना बंद कर दिया एड्स होने के बाद, तो ये सारे आ जाएंगे। और एड्स का ट्रीटमेंट तो आप करा भी लो, बट इतनी सारी डिजीज हो गई कि अब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, कैसे पता करें कि एड्स? एलाइसा टेस्ट, एलाइसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। तो एलाइसा टेस्ट कराने को डॉक्टर बोलेगा अगर आपको एड्स जैसे सिम्टम्स है, या आपको लगता है कि मुझे एड्स हुआ है, या मैंने किसी एड्स वाले पेशेंट का ब्लड ले लिया है, या किसी को एड्स था उसका सिरिंज मैंने यूज कर लिया है, तो हम लोग एलाइसा टेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। अगर एलाइजा टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है तो हम वेस्टर्न ब्लॉट करा सकते हैं विच डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट के थ्रू हम एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं किसी पेशेंट को एड्स है या नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? कुछ इसकी बीमारियों, इस बीमारी की जो है कुछ हमने दवाइयां बनाई हैं, ठीक है, बट वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एड्स का, और ये कंटिन्यूअस चलेंगे, जैसे जिडोविडिन है, स्टेबुडिन है, ट्राइविजिर है, डाइडेक्सीमाइडिन है, फॉस्करनेट है। ये सारी दवाइयों के नाम हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली जो एंजाइम है उसको ये ब्लॉक करता है। हमारे अंदर तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती नहीं है, तो अगर हम ऐसी दवाई खा ले जिससे बॉडी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ब्लॉक हो जाए तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, वायरस वहीं रुक जाएगा, बट उसको वायरस को किल नहीं कर पाएगा, वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। मीन्स ये दवाई आपको फिर जिंदगी भर खानी है, और ये काफी महंगी होती है, तो बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और वो एड्स से मर जाते हैं। प्रोटीएज इनिबिटर, दूसरी एंजाइम जो वायरस के पास होती है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। ये सारी डिजीज जो प्रोटीएज को इनिबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हार्ड टेक्नोलॉजी होती है, हाईली एक्टिव एंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इंक्लूड्स बोथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनिबिटर एंड प्रोटीएज इनिबिटर। तो दोनों का एक कॉकटेल बना के दिया जाता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनिबिटर भी होगा और प्रोटीएज इनिबिटर भी होगा, दोनों को मिलाकर एक पर्टिकुलर एक कॉकटेल बना के दिया जाएगा जिससे उसका ट्रीटमेंट और बेटर हो पाए। डॉक्टर हेविड हो जिन्होंने एक कॉकटेल ट्रीटमेंट बनाया 1993 इन यूएसए, इन 1995 में वो यूएसए मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला था, ठीक है। तो ये थेरेपी बहुत यूज हुई, बहुत सारे लोग इससे ठीक हुए, बट अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होगा तभी। अगर इम्यून सिस्टम डाउन हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी और डिजीजेज उसके अंदर जब तक घुस चुकी होंगी, तो एक को मारोगे दूसरी डिजीज घुस गई उसको ट्रीट करोगे, टाइफाइड को ट्रीट करोगे तो ट्यूबरक्लोसिस, तो 10-12 डिजीज अगर बॉडी में है तो बॉडी का सिस्टम जो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, लिवर काम करना बंद कर देगा, किडनीज काम करने बंद कर देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन प्रिवेंट डेथ, ठीक है। ये सिर्फ उसकी लाइफ बढ़ा सकता है कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता तो 2 साल में मर जाता, ट्रीटमेंट लेगा तो 20 साल तक जिंदा रहेगा, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट उसका 20 साल तक चलेगा, उसे वो दवाइयां 20 साल तक लेनी है लगातार, ठीक है। तो ये ठीक नहीं करेगा, डेथ को प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो एड्स का अभी हमारे पास फुल्ली जो है कवर्ड ट्रीटमेंट नहीं है जो पूरी तरीके से एड्स को खत्म कर दे, किसी को एड्स हुआ है वो फुल्ली हेल्दी हो जाए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट हमारे पास एड्स का नहीं, ठीक है। तो एक बहुत मेजर डिसीज है जिसका अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और 1981 से आप सोच सकते हैं वायरस डिजीज 1981 से है और अभी तक इसका वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं बना है, और कोरोना अभी 3 महीने पहले आया है। तो आप सोचिए, सब लोग बोल रहे हैं वैक्सीन आएगा वैक्सीन आएगा, इसका 1981 से, ठीक है, 40 साल से वैक्सीन नहीं बन पाया, तो कोरोना का 3 महीने में कैसे बन जाएगा आप सोचिए, ठीक है। तो वायरस का वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल है, और वो वायरस जिसके साथ ह्यूमन ने छेड़छाड़ की हो, ह्यूमन ने तैयार किया हो। एड्स को भी बोलते हैं कि यूएसए के साइंटिस्ट ने तैयार किया था,
वैसे कोरोना भी कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने तैयार किया है। तो जो ह्यूमन ने तैयार किया उसका वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उस तरीके से वायरस बनाते हैं, उन्हें पता होता है कि लोग वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से वायरस तैयार किया जाता है कि उसका वैक्सीन इजीली ना बन पाए। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। ठीक है, प्रिवेंशन, गवर्नमेंट ने एक नेको करके नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो लोगों को एजुकेट करता है एड्स के बारे में, कैसे एड्स से प्रिवेंशन हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को है तो उसके खिलाफ जो है लोग गलत एक्शन ना ले। अगर किसी को, किसी एम्प्लॉय को एड्स है तो उससे हाथ मिलाने से उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अगर आप खाना भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके लिए लोगों को एजुकेट करता है। और बहुत सारे एनजीओज हैं जो लोगों को, इनको एड्स है उनका ख्याल रखते हैं, उनको अलग ले जाके एक जो है होम में, एड्स होम में रखते हैं, जहाँ पे उनको खाना पीना दिया जाता है, क्योंकि लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनको अलग रखा जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड होना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, सेफर सेक्स, ये सब यूज होना चाहिए। यूज ऑफ जो है डिस्पोजेबल, ठीक है, मींस निडल जो है आपको डिस्पोजेबल यूज करना है, सिरिंज जो है आपको डिस्पोजेबल यूज करना है, आपको रिपीटेड यूज नहीं करना है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेजर, ब्लेड्स एंड डेंटल इक्विपमेंट्स, ठीक है, अगर आप रेजर यूज कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन का यूज ना करें, पर्सनल रेजर रखें। ब्लेड्स किसी आपस में यूज ना करें। अगर आप बार्बर शॉप पे जा रहे हैं या ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं और वो अगर आप पे ब्लेड यूज कर रहा है तो वो नया ब्लेड होना चाहिए, कोई रीयूज्ड ब्लेड नहीं होना चाहिए। अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपके माउथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड है या नए इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, अगर एड्स पेशेंट का उसने डेंटल सर्जरी किया और वही इक्विपमेंट से आपका सर्जरी, डेंटल सर्जरी कर रहा है, तो आपको भी एड्स हो सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लड निकलेगा और ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो जाएगा इक्विपमेंट का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, करने वाले को ध्यान रहे ना रहे, आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें, रेजर, ब्लेड्स, डेंटल इक्विपमेंट, किसी और का आपके ऊपर यूज ना हो। आप फ्रेश यूज करो या स्टेरलाइज्ड यूज करो। ठीक है, एड्स पेशेंट नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। अगर किसी को एड्स है तो उसको कुछ बुरा नहीं बोलना है, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, it is a malady that can only be tackled by society and medical fraternity acting together to prevent spread of disease। ठीक है, तो सब लोग मिलकर ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजीज को। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर, एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, यूज डिस्पोजेबल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। ब्लड बैंक में HIV ना आ जाए, कि कोई HIV वाला पेशेंट का ब्लड ब्लड बैंक में स्टोर ना हो। ठीक है, रेगुलर चेकअप। ठीक है, सेफ सेक्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एड्स के बारे में पढ़ा। इसके आप नोट्स बनाइए, जो भी डाउट है वो आप डाउट क्लास में पूछिए। ठीक है, थैंक यू।